Hello students, we are discussing the ultimate analysis or elemental analysis, and in my previous video lectures I have discussed first is the determination of percentage of carbon and hydrogen. Secondly, I discussed determination of percentage of sulfur, and in the third video lecture I discussed about the determination of percentage of nitrogen. So now this is the fourth point we are discussing, that is determination of percentage of ash. So determination of percentage of ash will be the same as we have determined in proximate analysis. परसेंटेज ऑफ ऐश को डिटरमिन करने के लिए हम वही तरीका, वही एक्सपेरिमेंटल मेथड अपनाएंगे जो हमने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में किया. तो यह चौथा पॉइंट है. अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट पे. वी कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सो देर इज नो डायरेक्ट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन इन गिवन कोल सैंपल. ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है. इट इज़ एस्टिमेटेड बाय एडिंग अप the percentage of all other elements in the coal and subtracting it from 100. तो इसको ज्ञात करने के लिए जो भी हमने एलिमेंटल एनालिसिस में एलिमेंट्स की प्रतिशत मात्रा ज्ञात की है उन सबको हम जोड़ लेते हैं, ऐड करते हैं और उसका टोटल को हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. दैट मीन्स द फॉर्मूला इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस ब्रैकेट परसेंट ऑफ कार्बन plus percent of hydrogen plus percent of nitrogen plus percentage of sulfur plus percentage of ash. In this way we get the percentage of oxygen. Now we come to the significance of ultimate analysis. हम यहाँ पे बात करते हैं अल्टीमेट एलिमेंटल एनालिसिस के महत्व की. Now we see, and we have already discussed, greater is the percentage of carbon and hydrogen, better is the quality of coal, and also better is its calorific value. So coal ranking depends on percentage of carbon. और हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्यूल्स होते हैं या कोयला जो है कोल, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि कंपाउंड्स जो कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं. और जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही बेटर होगी क्वालिटी फ्यूल की, कोल की, उतनी ही उसकी उच्च होगी कैलोरीफिक वैल्यू. और ये जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा ये हेल्प करती है कोल की रैंकिंग को इम्प्रूव करने में. फिर है अ गुड कोल मस्ट हैव वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एज इट हैज़ नो कैलोरीफिक वैल्यू. जो नाइट्रोजन है उसका कैलोरीफिक वैल्यू में योगदान बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है. इसलिए नाइट्रोजन अगर उपस्थित होगा तो इससे जो कोल है उसकी रैंकिंग डिग्रेड होती है. इसलिए एक अच्छा कोल वो है जिसमें कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जितनी कम हो उतना बेटर है. ठीक उसी तरह से सल्फर, as sulfur if present as SO2, sulfur dioxide and sulfur trioxide has harmful effects by corroding the equipments and polluting the atmosphere. अगर सल्फ़र मौजूद है और सल्फ़र क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के रूप में, इसलिए अगर ये उपस्थित हो तो यह जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो फर्नेसेस हैं उनमें जब हम काम करते हैं तो उनको कोरोड कर देता है, कोरोजन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है. और साथ ही जो वातावरण है जहाँ पे काम या फैक्ट्री या इंडस्ट्री या मेटलर्जी रन होती है वहाँ पर ये एटमॉस्फेयर को भी पॉल्यूट करता है. प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र इज़ ऑल्सो अनडिज़ायरेबल फॉर मेकिंग कोक. और ठीक वैसे ही हमें कोल को जब हम चूज़ करते हैं कोक बनाने के लिए, तो अगर कोल में सल्फ़र मौजूद है तो वह अच्छी क्वालिटी का कोक नहीं बनेगा उससे, ऐसे कोल से. इसलिए इफ़ सल्फ़र इज़ प्रेजेंट देन वी कंसिडर इज़ नॉट गुड फॉर मेकिंग coke for metallurgical purposes and especially for the metallurgy of iron. Now, oxygen content decreases the calorific value. If oxygen is present, then it will definitely decrease the calorific value, क्योंकि फिर उस हिसाब से उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा भी कम होगी. तो बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन कोल एज मॉइस्चर, और दूसरी तरह से ऑक्सीजन मॉइस्चर के रूप में भी प्रेजेंट होता है वोलेटाइल मैटर में, तो वो कैलोरीफिक वैल्यू को डिक्रीज़ करता है. सो आई सम अप that greater is the percentage of carbon hydrogen, better is the quality of coal. But if
the coal contains nitrogen and sulfur, then it gets degraded. That means the percentage of nitrogen and sulfur should be as little, as less as possible, for a good quality coal. Now, if oxygen is present, then again the quality of coal is not considered good. So we have to perform this proximate and ultimate analysis, keeping in mind the significance and the importance of these elements, so that we can obtain a good quality coal, and whatever whatever use we are making of that becomes of beneficial, and like suppose we have to run industry, or we have to carry out some metallurgical operation, or we have to manufacture, we have to convert coal into coke. So all these factors become easy if we keep these factors, we determine them, if we carry out proximate and ultimate analysis in a very controlled manner, in a very careful and experimental manner. So then it helps, all these factors help us in getting a conclusion, or in helps us in making a choice for a better quality of coal.